हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी में चीज़ों को आगे देखे थे। कल हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था, जितना भी चीज़, संसदीय समिति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग संविधान के भाग 1 देखेंगे और भाग 2 देखेंगे। ठीक है ना, भाग 1 और भाग 2 देखेंगे। उसके बाद चीज़ों को फिर से हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे यहाँ से। ठीक है ना। ठीक है, सबको पता है, यहाँ पे सबको पता है जो चीज़ें कल मैंने बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे चीज़ आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है ना। एक उस ये एक्स्ट्रा मैंने पूरा अनुच्छेद मैंने लिखवा दिया है। इस पीडीएफ आप ले लेंगे, पीडीएफ से चीज़ों को पढ़ते रहेंगे अच्छे से। ठीक है ना। आइए रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा मैं चीज़ों को निकाल लूँ कहाँ से चीज़ों को शुरू करना है। भारतीय संविधान की अनुसूची हम लोगों ने देख लिया है। 8वीं अनुसूची में क्या है चीज़ें देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की मांग। भारतीय संविधान की मांग ये सब मैंने बता दिया है, यानी संविधान सभा। भारतीय संविधान की विशेषताएं भी मैंने बता दिया है। प्रस्तावना भी मैंने बता दिया है। चलिए हम लोग यहाँ से चीज़ों को आज शुरू करेंगे, अच्छे से देखना। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है, देखिए यहाँ पे बोला है कि संघ और उसका राज्य, भाग 1, संविधान के भाग 1। हम लोग चीज़ों को देखेंगे कि संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो संविधान के भाग 1 में बोला गया है संघ और उसका राज्य। संघ और उसका राज्य बोल रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, संविधान के भाग 1 तथा अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विषयों में उपबंध किया गया है। उसके राज्य क्षेत्रों के विषयों में उपबंध किया गया है। आगे बोला है भारत न तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की तरह एक परिसंघ है और न तो दक्षिण अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया की तरह एक संघ है, बल्कि राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है, भारत है एक यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी भारत राज्यों का एक संघ है। आगे बोल रहा है कि अनुच्छेद 1 में बोल रहा है कि संविधान में भारत के 2 नाम बताए गए हैं। संविधान में भारत के 2 नाम बताए गए हैं। एक बताया गया है भारत, भारत, और दूसरा इंडिया। भारत तथा इंडिया 2 नाम बताए गए हैं। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है ये संविधान अनुच्छेद 1 में। अब भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अनुच्छेद जो अर्जित किए जाए। बोला कि आजादी के पूर्व कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात कही थी। आजादी के पूर्व कांग्रेस ने बोला कि हम लोग भारत को किस आधार पर डिवाइड करेंगे, तो भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात कही थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके दर, अच्छे से देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और संविधान सभा की उस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और उन्होंने यहाँ पे बोल रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके धर भी कहीं देता है, एसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। कब, 1948 में, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए। यानी एसके धर ने बताया सरकार को कि भाषा के आधार पर
भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए। तो किस आधार पर होना चाहिए? तो किस आधार पर होना चाहिए? तो यहाँ पे देखेंगे, बोला कि भाषाई आधार पर प्रांतों गठन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए। इस रिपोर्ट का बड़ा विरोध हुआ, इसलिए 1948 में ही जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई, जिसको हम बोलते हैं JVP कमेटी, जिसको हम बोलते हैं JVP कमेटी। एसके धर की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। उसके बाद 1948 में ही वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा पटाभी सीतारामैया के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दी। इसमें कहा गया कि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण नहीं होना चाहिए, किंतु आप समझेंगे, इन्होंने भी बोला कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए, किंतु यह भी व्यापक जन भावना की मांग है तो उसे मान लेना चाहिए। यानी इन्होंने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन के विरोध में नहीं थे, और न ही भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हो इसके पक्ष में थे। लेकिन इन्होंने ये बात बोला, इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी अपने में कि अगर जरूरत पड़ी तो इसको हम लोग भाषा के आधार पर निर्माण किया जा सकता है। मद्रास प्रेसिडेंसी ने तेलुगु भाषी नेता पोट्टी श्रीरामालू अलग भाषा के आधार पर राज्य की मांग करते हुए, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी नेता पोट्टी श्रीरामालू ने क्या किया? 56 दिनों तक आमरण अनशन किया, और इसी के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। यानी उन्होंने 56 दिन तक लगातार आमरण अनशन किया और उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर 19 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। इस प्रकार भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कब गठित किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को अस्तित्व में आया। यानी आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? यानी इस सारा चीजें जो हम लोग अभी पढ़े हैं, इसमें 3-4 बातों को याद रखना है कि भाषा के आधार पे जब 1948 में एसके धर के अध्यक्षता में कमेटी गठित की, तो इन्होंने इस कमेटी ने रिपोर्ट में सरकार को बोली कि भाई भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए। इसके तुरंत बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया, ये 3 लोगों ने एक कमेटी बनी जिसको JVP कमेटी बोलते हैं। इन्होंने बात बोली कि भाई भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण नहीं होना चाहिए, अगर डिमांड लगातार आ रही है तो कर देना चाहिए। उसी के तुरंत बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य जो स्थापित किया गया था वो था आंध्र प्रदेश ही। ठीक है ना? आइए इसके बाद हम लोग चीजों को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग फिर नया गठित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली याद रखेंगे, फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जिसमें KM पाड़िकर और HN कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू भी शामिल थे। यानी अगर बात बोलेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया, तो 1953 में इसे गठित किया गया। किसके नेतृत्व में? तो फजल अली के नेतृत्व में इसे गठित किया गया। इसके बाद बात करना है कि इसके अलावा फजल अली के अलावा 2 और सदस्य भी थे इसमें। एक का नाम था KM पाड़िकर और दूसरे का नाम था हृदय नाथ कुंजरू। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सरकार को सौंप कर इसमें कहा था कि
एक में इन्होंने एक में कहा केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इन्होंने भी अगेंस्ट में बात कही कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दूसरा बात इन्होंने बोला कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक आवश्यकता और पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की क्षमता को भी आधार रखना चाहिए। तीसरा बात इन्होंने बोला कि 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों का निर्माण होना चाहिए। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना उस टाइम 16 राज्य हुए और 3 केंद्रशासित प्रदेश हुए, और पूरे राज्यों को ए, बी, सी और डी जैसे राज्यों के वर्गीकरण समूह को समाप्त किया जाना चाहिए। उससे पहले जो राज्यों को डिवाइड किया गया था कैटेगरी ए में, कैटेगरी बी में, कैटेगरी सी में, कैटेगरी डी में, तो इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे बोला कि सरकार ने कुछ सिफारिशों के साथ इस आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। और संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। जिसके अनुसार इन्होंने बोला था कि 16 राज्य 3 केंद्रशासित प्रदेश थे, इन्होंने 14 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। तो जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लाया गया उस टाइम भारत में टोटल 14 राज्य हुए और 5 केंद्र शासित प्रदेश हुए। लेकिन जो फजल अली के नेतृत्व में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, उन्होंने बोला था कि भाई 16 राज्य हों और 3 केंद्र शासित प्रदेश हो। बोला कि वर्तमान में 28 राज्य नहीं है, 29 राज्य हैं। वर्तमान में 29 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 नहीं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किसका गठन कब किया गया, उसी सब के बारे में यहाँ पर देखिएगा, चीजों को ध्यान में रखिएगा। बोल रहा है कि वर्तमान में जो है, बोला कि छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2002 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। उसके बाद उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड 15 नवंबर 2000 नामक 3 नए राज्यों का गठन 2000 में किया गया, जो भारत में क्रमशः 26वें, 27वें और 28वें राज्य हैं। अनुच्छेद 2 वो था अनुच्छेद 1 के बारे में। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे अनुच्छेद 2 में संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 2 क्या है, अनुच्छेद 3 क्या है, तो समझेंगे। अनुच्छेद 3 बोल रहा है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त है। सर्वप्रथम भाषाई आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 1962 में पौंडीचेरी को भारत का 6ठा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 1962 में भारत के जो 6ठा केंद्र शासित प्रदेश बना वो था पौंडीचेरी। 1961 में गठित गोवा, दमन और दीव को भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 6ठा तो था पौंडीचेरी, 7वां था गोवा, दमन और दीव। बम्बई प्रांत के गुजराती भाषी क्षेत्रों को उससे अलग करके गुजरात को भारत का 15वां राज्य बनाया गया। नागालैंड भारत का 16वां राज्य था। सब सारा चीजें याद रखना है। नागालैंड भारत का 16वां राज्य था, जिसका गठन 1962 में किया गया।
1966 में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा राज्य के रूप में गठित किया गया तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी बनाया गया। तो यहाँ पे चीजों को समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से। यहाँ पे देखेंगे कि अनुच्छेद 3 में क्या बोला है कि अंतर्गत संसद को नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त है। सर्वप्रथम भाषाई आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। उसके बाद बोला कि 1962 में पौंडीचेरी को भारत का छठा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1961 में गोवा, दमन और दीव को भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बंबई प्रांत के गुजराती भाषी क्षेत्रों को उससे अलग करके गुजरात को भारत का 15वां राज्य बनाया गया। नागालैंड भारत का 16वां राज्य था जिसका गठन 1962 में किया गया। 1966 में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा राज्य के रूप में गठित किया गया तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी बनाया गया। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 1969 में मेघालय का गठन एक उप राज्य के रूप में किया गया, जिसे 1971 में हिमाचल प्रदेश के साथ पूर्ण राज्य का गठन किया गया। ठीक है। उसके बाद बोला कि 1975 में सिक्किम नामक राज्य का गठन किया गया। 1975 में ही मणिपुर तथा त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो 1975 में ही मणिपुर तथा त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन 1986 में किया गया, जबकि गोवा को केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी से निकालकर पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में प्रदान किया गया। यानी गोवा कब बना केंद्र शासित प्रदेश? 1961 में गोवा केंद्र शासित प्रदेश बना, लेकिन मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को प्रदेश राज्य का गठन 1986 में किया गया, जबकि गोवा को 1987 में केंद्र शासित प्रदेश के दर्जा से बाहर करके उसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब यहां बोला कि संविधान संशोधन तथा उसके द्वारा राज्यों का गठन, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा किस राज्यों का गठन किया गया, उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। इसको थोड़ा फैक्ट है, आपको फैक्ट देखना होगा। बोला कि 7वां संविधान संशोधन 1956 केंद्र को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का शक्ति देने के लिए। 10वां संविधान संशोधन 1961 दादर एवं नगर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा तथा दमन और दीव को भारत में शामिल कर संघ राज्य का दर्जा। 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड को राज्य क्षेत्र का दर्जा। उसके बाद बोला कि 14वां संविधान संशोधन 1962 पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा। 18वां संविधान संशोधन 1966 पंजाब तथा हरियाणा को राज्य तथा हिमाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा। 22वां संविधान संशोधन 1969 को मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। 27वां संविधान संशोधन 1975 मणिपुर तथा त्रिपुरा को राज्य तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो बोल रहा है कि 1975 ईस्वी में मणिपुर तथा त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा। 36वां संविधान संशोधन 1975 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल करके राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद बात कर रहा है कि 53वां संविधान संशोधन 1986 को मिजोरम को राज्य का बनाने के लिए दर्जा दिया, जबकि 75 में मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 53वां संविधान संशोधन 1986 को मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया।
55वां संविधान संशोधन 1986 में ही हुआ, उसमें भी अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। और 56वां संविधान संशोधन 1987 गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार को बांटकर क्रमशः उत्तर प्रदेश उत्तरांचल अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, बिहार से झारखंड को अलग किया गया और यहाँ पे गठन किया गया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग और उनकी अनुशंसाएं, यानी इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया था चीजों को, उसी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखिए 1936 संवैधानिक सुधार समिति, संवैधानिक सुधार समिति इन्होंने क्या रिकमेंड किया, इसकी अनुशंसा पर सांप्रदायिक आधार पर सिंध प्रांत का गठन किया गया। यानी 1986 में यहाँ पर ध्यान देंगे 1986 में इनकी अनुशंसा पर सांप्रदायिक आधार पर सिंध प्रांत का गठन किया गया। 1948 में क्या बोला है कि दर आयोग बनाया गया, एसके दर। हालांकि इसने वर्तमान परिस्थितियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया एवं प्रशासनिक सुविधा, इतिहास एवं भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर पुनर्गठन का समर्थन किया, पुनर्गठन का समर्थन किया। ठीक है। उसके बाद और भी कमेटी है, देखिए यहाँ पे और भी कमेटी। फिर उसके बाद 1948 में ही जेबीपी आयोग प्रभावित जनता की आपसी सहमति, आर्थिक और वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवहार्यता पर जोर दिया। इन सब को ध्यान में रखते हुए भाषा को आधार बनाए जा सकने की संभावना से इनकार नहीं किया। भाषा के आधार पर इस रिपोर्ट के बाद ही आंध्र प्रदेश का गठन 1956 में हुआ। 1945 फजल अली, राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक, आर्थिक, वित्तीय व्यवहार्यता एवं आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा को पुनर्गठन का आधार माना। इसमें जो राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली के नेतृत्व में गठित किया गया था, इसमें 2 अन्य सदस्य थे, मैंने बताया था, केएम पाड़ीकर एवं हृदय नाथ कुंजरू। सरकार ने इस आयोग की अनुशंसा को कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार किया एवं इसी अनुशंसा पर आधारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित भी किया गया। अब हम लोग बात करेंगे नागरिकता के बारे में। आइए जल्दी से बताएंगे क्या चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को, चीजें समझ में आ रही है? जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं थोड़ा चीजों को समझ में आ रही है कि नहीं बताएंगे, क्योंकि क्लासेस बहुत फास्ट चल रही है, मुझे पता है क्लासेस फास्ट चल रही है और अभी टाइम उतना है नहीं कि आपको एक एक चीज समझाते हुए चलाया जाए। तो इसीलिए कि थोड़ा चीज़ों को एक कीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको ये बताना है कि चीज़ें समझ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं लगातार क्लासेज में बोल रहा हूँ ये बात को, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो क्लासेज को देखेंगे या जो इस बैच में एडमिशन लिए हैं, सबको पता है कि क्लासेज रिवीजन के तौर पर चलाई जा रही है, न कि फाउंडेशन बैच टाइप से। एक टारगेट बैच जैसा चल रहा है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा चीज़ों को समझने की आवश्यकता अच्छे से है। आइए हम लोग शुरू करेंगे नागरिकता। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि नागरिकता,
नागरिकता, जिसको हम लोग बोलते हैं सिटीजनशिप। बोला कि नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 2 में। किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। बोला कि नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। बोला कि नागरिकता का स्रोत कहां से लिया गया है? नागरिकता को कहां से लिया गया है? नागरिकता को कहां से लिया गया है? तो नागरिकता को जो लिया गया है वो लिया गया है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन से। क्योंकि यूएसए में जो नागरिकता है वह डुअल नागरिकता है, नहीं डुअल नागरिकता है, वहां पे दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। तो ये बेसिक्स रहा इतना हम लोग के नागरिकता के बारे में, कि अगर पूछ दिया कि नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 5 से लेकर 11 के बीच में। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि अनुच्छेद कि उसके किस भाग में उसका वर्णन किया गया है? तो भाग 2 में उसका वर्णन किया गया है। बोल रहा है कि नागरिकता जो है वो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में जो नागरिकता हुआ है सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता है। और स्रोत क्या है? ग्रेट ब्रिटेन है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं संविधान के भाग बोल रहा है कि संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। आगे बोल रहा है कि अनुच्छेद 5 के अनुसार, अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान के आरंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास है, यानी निवास है। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है? अनुच्छेद 6 बोलता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों का, यानी पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए हैं प्रवास करके, तब पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। यानी छठा बोल रहा है कि पाकिस्तान से अगर कोई लोग आ रहे हैं तो क्या वो लोग नागरिक कहलाएंगे भारत के या नहीं कहलाएंगे, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। फिर अनुच्छेद 7 क्या बोल रहा है कि 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में उपबंध किया गया है। 8 में बोल रहा है कि भारत में जन्मे, कि वैसे लोग जो भारत में जन्म लिए हैं किंतु विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर, भारत में जन्मे किंतु विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों के कुछ शर्तों को पूरा करने पर नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 8 में बोलता है। अनुच्छेद 9 में क्या बोल रहा है कि यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी 9 में बोल रहा है यह बात कि अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? अनुच्छेद 11 क्या बोलता है कि संसद को नागरिकता की अर्जन, यानी कोई व्यक्ति किसी को नागरिकता देनी है या किसी व्यक्ति की नागरिकता की समाप्ति करनी है, या तथा नागरिकता से संबंधित राज्य विषयों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 11 बोल रहा है कि संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित राज्य विषयों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए, बोल रहा है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधि है, यानी भारत में नागरिकता किस किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है, भारत में नागरिकता किस किस विधि से समाप्त किया जा सकता है। तो ध्यान देंगे, भारत में नागरिकता 2 विधि से, भारत में जन्म तथा माता पिता में कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए, कि अगर
किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हो रहा है और उसके माता तथा पिता में से किसी एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, या दूसरा क्राइटेरिया यह है कि उत्तराधिकार से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन के द्वारा भी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। अब बोला कि नागरिकता समाप्त होने की 3 विधियां कौन कौन सी है। भाई अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा तो किस व्यक्ति को नागरिकता छीनी भी जाएगी, हो सकता है। तो किस व्यक्ति की नागरिकता छीनी जाएगी और किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, यहाँ पे समझेंगे। बोल रहा है कि भारत में नागरिकता समाप्त होने की 3 विधियां हैं। पहला है परित्याग, ये परित्याग है, ग है परित्याग, रिन्यूसिएशन जिसको बोलते हैं। यह एक स्वैच्छिक कर्म है, यानी अगर कोई चाहता है कि मैं भारत की नागरिकता का परित्याग कर लूं, मैंने इसको एकदम अपने कि भाई मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, तो यह एक स्वैच्छिक कर्म है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के पश्चात, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह क्या करेगा कि भारत की नागरिकता को अपने स्वेच्छा से छोड़ देगा या परित्याग करता है। दूसरा बोला कि यह प्रावधान कुछ शर्तों पर निर्भर करता है, कुछ शर्तों पर। पहला है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, पर्यवसान क्या होता है, यह कानूनी प्रक्रिया द्वारा संभव होता है। यह कानूनी प्रक्रिया द्वारा संभव होता है जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छापूर्वक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो एक हो गया टर्मिनेशन के द्वारा, दूसरा बोला है वंचित किया जाना यानी डिप्रीविएशन। इसका मतलब क्या होता है, दूसरा है वंचित किया जाना, और उसके बाद है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अथवा देशीयकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। तो बोला कि पंजीकरण अथवा देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों के प्रयोग का आरोप होने पर यह भारत सरकार द्वारा नागरिकता की अनिवार्य रूप से की जाने वाली समाप्ति है। यानी कहने का मतलब सिंपल ये बोला है कि भारत की नागरिकता को 3 विधियों के द्वारा उसको समाप्त किया जा सकता है। 3 विधियों के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तभी हम लोगों ने 3 विधि देखा, कौन कौन सी ऐसी 3 विधि है जिसके द्वारा भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। चलिए अब उसके बाद हम लोग कुछ संविधान संशोधन पढ़ेंगे। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं, उसको निकाल लेता हूँ, 2 मिनट में रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट आप लोग 1 मिनट वेट कीजिए। पेज नंबर याद नहीं है इसीलिए इसे खोजना पड़ रहा है।
हाँ, चलिए। आइए तो देखते हैं हम लोग। आइए, संविधान संशोधन। बोला कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। संविधान संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, और तीसरा है कि विशेष बहुमत अथवा आधे से अधिक राज्य, विशेष बहुमत अथवा आधे से अधिक राज्य के विधान मंडलों के अनुमोदन द्वारा संशोधन। तो जो संविधान में संशोधन है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। एक किया जाता है साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य के विधान मंडलों के अनुमोदन द्वारा संशोधन। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि साधारण विधि क्या होती है। तो बोला है कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, अगर संसद के कोई साधारण बहुमत द्वारा कोई विधेयक पास होता है और उस पर तुरंत राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो वह कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किया जा, एक नए राज्यों का निर्माण हो, इसमें साधारण बहुमत चाहिए और राष्ट्रपति की उसमें पूर्व सहमति चाहिए। और तीसरा है राज्य क्षेत्र सीमा और नामों परिवर्तन, यानी नए राज्यों का गठन करना हो या पुराने जो राज्य हैं उसके नामों में परिवर्तन करना हो, उसके सीमा में परिवर्तन करना है, उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो दोनों ही केस में साधारण बहुमत की आवश्यकता है। अगला है विशेष बहुमत। तो जो विशेष बहुमत है बोला है कि यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, संसद जब भी बोलूंगा 2 बात याद रखना है, लोकसभा तथा राज्यसभा, तो यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य, कुल यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई मतों से विधेयक पारित हो जाए, 2 तिहाई मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। यानी जो विशेष बहुमत है, तो विशेष बहुमत को कैसे होगा, तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 2 तिहाई बहुमत से अगर विधेयक पास हो जाता है, पारित हो जाए, फिर उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे दे, तो उसको विशेष बहुमत बोलेंगे। और इसके द्वारा क्या क्या काम हो सकता है, वो न्यायपालिका वाला हो या राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रकार। और तीसरा है, यहाँ ध्यान देंगे, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो है ये बोला है कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। ठीक क्या है देखेंगे। बोल रहा है कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधान मंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक। यानी संसद के बोल रहा है
तो संसद के दोनों सदन के द्वारा पास करना चाहिए, प्लस में जो राज्य हैं तो मोर देन 50% राज्य, मोर देन 50% राज्य अगर इस पे सहमत है तो इससे जो पास होता है उसी को हम बोलते हैं संसद के विशेष बहुमत। अब इसके इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय प्रमुख है। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन बोला है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य किस प्रकार होगी। तीसरा बोला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। चौथा है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और पांचवा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान, और पांचवा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख संशोधन। प्रमुख संशोधन कौन कौन सा है यहाँ पे देखिए। पहला है चौथा संशोधन कब हुआ था, चौथा संविधान संशोधन कब हुआ था। तो जो चौथा संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1955 में। इसके अनुसार व्यवस्था की गई कि राज्य किसी सरकारी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, राज्य किसी सरकारी उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत जायदाद का अधिग्रहण कर सकता है। यानी चौथा संविधान संशोधन बोला है कि अगर सरकार आपके संपत्ति को किसी सरकारी उद्देश्य के लिए लेना चाहती है तो ले सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। इसके अतिरिक्त मुआवजे के लिए निर्धारित की गई राशि, इसके अतिरिक्त मुआवजे के लिए निर्धारित की गई राशि की मात्रा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नौवां संविधान संशोधन 1960। नौवां संविधान संशोधन 1960 बोल रहा है कि इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया गया। इसके अनुसार इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन की परिवर्तन किया गया। इस परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 1958 में भारत पाकिस्तान सीमा समझौते के मध्य भारत का कुछ भाग पाकिस्तान को देना था। यानी बोला है कि जो नौवां संविधान संशोधन है, जो नौवां संविधान संशोधन है वो बोल रहा है कि पीओके के बारे में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके बाद है 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था और इसमें बोला कि पुर्तगाली बस्तियों दादर नगर हवेली को भारत संघ में शामिल करके शासन का भार राष्ट्रपति को सौंपा गया। यानी दादर नगर हवेली को भारत का यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, यूनियन टेरिटरीज बनाई गई जिसे केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 16वां संविधान संशोधन 1963। बोला है कि इस संशोधन द्वारा राज्यों की सरकारों को अधिकार दिया गया। यानी 1963 में जो 16वां संविधान संशोधन किया गया इसमें राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया कि वह देश की एकता और अखंडता के लिए मूल अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकती है। अखंडता के लिए मूल अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे 26वां संविधान संशोधन 1971। बोल रहा है कि इस संशोधन द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के प्रिवर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। यह संशोधन माधव राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप पारित किया गया। आगे हम लोग बात करेंगे 31वां संविधान संशोधन 1973। इसमें बोल रहा है कि इसके अंतर्गत लोकसभा की चुने जाने वाली सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई और 2 आंग्ल भारतीय समुदायों को मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना जारी रहा। 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1973 में की गई। और 31वां संविधान संशोधन जो किया गया 1973 में
इसमें इसे ही बोला गया कि इसके अंतर्गत लोकसभा की चुने जाने वाली सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई और 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 बोल रहा है कि सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक एक स्थान देने के लिए अधिनियम बनाया गया। यानी बोल रहा है कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या हुआ, तो सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक एक स्थान देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 को हम लोग मिनी संविधान कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस टाइम भारत में जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। इन्होंने इमरजेंसी लगाया था और देश में बहुत तरह की तमाम तरह की चीजें चल रही थी, तो उनको समाप्त करने के लिए इन्होंने संविधान में बहुत सारे तमाम तरह की चीजें संशोधन उन्होंने किया था। सबसे पहला जो संशोधन किया गया, या ध्यान रखेंगे कि इस संशोधित विधेयक की निम्न शर्तें थी। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द रखे गए। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीजें हुआ कि लोकसभा के जो कार्यकाल था उसका बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ के 6 वर्ष कर दिया गया। विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 कर दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन में बहुत तमाम तरह की चीजें किए गए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। देखेंगे संपत्ति के अधिकार को जिसके कारण संविधान में कोई संशोधन करने पड़े मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल वैधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 352 का अनुशोधन किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण सशस्त्र विद्रोह होगा, यानी आंतरिक सुरक्षा को हटाकर उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। इसके अनुसार निवारक नजरबंदी कानून के अधीन व्यक्ति को किसी भी स्थिति में 2 महीने से अधिक अवधि के लिए नजरबंद नहीं रखा जा सकता, जब तक कि सलाहकार बोर्ड या रिपोर्ट नहीं देता कि ऐसी नजरबंदी को पर्याप्त कारण है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे 45वां संविधान संशोधन 1980। 45वां संविधान संशोधन 1980 में 1980 में बोल रहा है कि संसद और राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। संसद और राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण और एंग्लो भारतीयों के लिए नामजदगी की सुविधा को 10 वर्ष बढ़ाया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985। बोल रहा है कि यह संशोधन दल बदल रोक बिल, यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 में संविधान के अनुसूची में 10वां अनुसूची जोड़ा गया और इसमें बात किया गया दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफिकेशन लॉ के बारे में बात की गई। एंटी डिफिकेशन लॉ के बारे में यहाँ पे बात की गई। इसके बोला कि इसके अनुसार यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा का सदस्य
राजनीतिक दल बदलता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के बाद 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। इस अधिनियम में राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय के संबंध में व्यापक व्यवस्था है। चलिए आगे है 55 संविधान संशोधन 1986 55। इसमें बोला कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने के भारत सरकार के प्रस्ताव को लागू किया गया। यानी 95वां संविधान संशोधन 1986 में जो हुआ उसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। पहले अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम साथ में केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 1986 में इसे किसका दर्जा दिया गया? इसे राज्य का दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989 बोल रहा है कि अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। यानी जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में इसमें क्या किया गया कि अनुच्छेद 326 के तहत वोट देने के अधिकार को जो आयु थी उसकी 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 62वां संविधान संशोधन 1989 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण और एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो 40 वर्षों तक था उसे 10 वर्ष और जारी बढ़ा दिया गया। आगे है 63वां संविधान संशोधन 1989 59वें संशोधन के तहत 1983 में पंजाब में आपात स्थिति के संबंध में जो प्रावधान किए गए थे उनकी अब आवश्यकता न होने के कारण अनुच्छेद 356 की धारा 5 और अनुच्छेद 359 क्लॉज क को हटा दिया गया। 63वां संविधान संशोधन स्पेशली उसी के लिए लाया गया था जो पंजाब में राष्ट्रपति शासन कंटिन्यू चल रहा था, उसको यहाँ पर समाप्त करने के लिए। आगे देखते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991 यहाँ पे देखेंगे भारत ने दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को चुस्त करने के लिए 24 दिसंबर 1987 को एक कमेटी गठित की और सिफारिश की गई कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगी, साथ ही इसमें विधानसभा तथा एक मंत्री परिषद भी होगी। 1991 का अधिनियम इस सिफारिशों को लागू करने के लिए पारित किया गया। तो 69वां संविधान संशोधन समझ गए। 69वां संविधान संशोधन क्या है? 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। भारत ने दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को चुस्त करने के लिए 24 दिसंबर 1987 में एक कमेटी गठित की और सिफारिश की गई कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगी, साथ ही इसमें विधानसभा तथा एक मंत्री परिषद होगी। 1991 का अधिनियम इस सिफारिशों को लागू करने के लिए पारित किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे 76वां संविधान संशोधन 1994 बोल रहा है कि शैक्षिक संस्थाओं में तथा लोक सेवा के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया। जो 76वां संविधान संशोधन 1994 था, शैक्षिक संस्थाओं में तथा लोक सेवा के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया। नवंबर 1992 में सर्वोच्च न्यायालय में इस आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 निर्धारित की गई। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे 77वां
77 संविधान संशोधन 1995 देखेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण। उसके बाद है 81 संविधान संशोधन 2000, बोल रहा है कि अनुच्छेद 16 की किसी भी व्यवस्था के अधीन, अनुच्छेद 16 की किसी भी व्यवस्था के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की खाली सरकारी पद आरक्षित है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए खाली सरकारी पद आरक्षित है। यदि वे नहीं भरे जाते हैं तो अगले वर्ष पृथक समझी जाएगी। यानी 21वां जो 81 संविधान संशोधन 2000 में है वो आरक्षण के बारे में बात करता है और स्पेशली SC/ST के आरक्षण के बारे में बात करता है। उसके बाद 83वां संविधान संशोधन 2000, इसके अंतर्गत 243A में संशोधन कर व्यवस्था की गई कि अरुणाचल प्रदेश में यह व्यवस्था की गई कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों यानी SC के लिए पंचायतों में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्या किया गया देखिए यहाँ पे, जो 83 संविधान संशोधन 2000 है इसके अंतर्गत 243A में संशोधन कर व्यवस्था की गई कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अरुणाचल पूर्ण रूप से अनुसूचित जातियों से आबाद है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 84वां 84th संविधान संशोधन 2001, 84th संविधान संशोधन 2001 बोला है कि इसमें 1991 की जनगणना के अनुसार सुनिश्चित की गई कि आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन किए बिना राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र को परिवर्तित एवं पुनर्गठित किया जा सके। यानी 84th संविधान संशोधन 2001 इसमें 1991 की जनगणना के अनुसार सुनिश्चित की गई कि आबादी के आधार पर, कि जनसंख्या के आधार पर, आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित, जो प्रत्येक राज्य के लिए सीटों आवंटित की गई है लोकसभा तथा विधानसभा की संख्या में परिवर्तन किए बिना, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और निर्वाचन क्षेत्र को परिवर्तित एवं पुनर्गठित किया जा सके। उसके बाद 85वां 85th संविधान संशोधन 2001, इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(4) में संशोधन किया गया ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति के मामले में आनुषंगिक वरीयता प्रदान की जा सके। इसे 17 जून 1995 से प्रभावी माना गया। 87वें संविधान संशोधन 2002 बोल रहा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष ये 86वां है, 27वां ना होगा, 86वां 2002 बोल रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। इसमें अनुच्छेद 21 क्लॉज ए जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन दी जाएगी, फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे 89 संविधान संशोधन 2003, 89 संविधान संशोधन 2003, 89 संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या है, 89 संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद 338 क जोड़ा गया। यानी 89 संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद 338 क जोड़ा गया। अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए बात कर रहा है, कि आयोग की स्थापना का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 338 के हाशिए के शीर्षक के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग रखा जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग 91 संविधान संशोधन। मंत्रिपरिषद में
प्रधानमंत्री सहित, ये 91 संविधान संशोधन है। इसमें बोला गया कि भाई मंत्रिपरिषद में पीएम सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या होगा वह सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगा। यह व्यवस्था राज्यों के लिए भी लागू है, बशर्ते कि राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होनी चाहिए। कि राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे 92 संविधान संशोधन 2003। बोल रहा है कि इस संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके 92वां संविधान संशोधन 2003, इस संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके 4 भाषाओं को राजभाषा के रूप में जोड़ दिया गया। 4 भाषाओं को राज्यसभा के रूप में जोड़ दिया गया, जो इस प्रकार है। कौन कौन 4 भाषा जोड़े गए? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसके पश्चात 8वीं अनुसूची में अब कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे 93 संविधान संशोधन 2005। 93 संविधान संशोधन 2005। तो देखेंगे शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति, एससी यानी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी एससी, एसटी एंड ओबीसी के नागरिकों के दाखिलों के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था है। सीटों में आरक्षण की व्यवस्था है। तिरानवा संविधान संशोधन 2005। तो देखेंगे शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिलों के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। आगे है 94वां संविधान संशोधन 2006। बोल रहा है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा झारखंड और छत्तीसगढ़ दो नए राज्य बनाए गए। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप बिहार और मध्य प्रदेश का संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र झारखंड में स्थानांतरित कर दिया गया। अतः इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 के खंड 1 में बिहार राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्दों को रखा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे 95वां संविधान संशोधन 2009। 95 संविधान संशोधन 2009। इसमें देखेंगे इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करके शब्दावली 60 वर्ष के स्थान पर शब्दावली 70 वर्ष जोड़ दिया गया। अर्थात अब इन वर्गों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण 70 वर्ष तक अर्थात 2010 के पश्चात तक चलता रहेगा। उसके बाद 96 संविधान संशोधन 2011। 96 संविधान संशोधन 2011 बोला कि 8वीं अनुसूची की 15वीं प्रविष्ट में उड़िया की जगह उड़िया शब्द जो स्थापित किया गया, उड़िया की जगह ओडिया शब्द स्थापित किया जाता है। 97वां संविधान संशोधन 2011 भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ग में सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको बोलते हैं, कोऑपरेटिव कमिटी, सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ग के अनुसार सभी नागरिकों को संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार होगा या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे
101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी को भी संविधान में जोड़ा गया। यहाँ याद रखेंगे 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया। जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है ना। तो चलिए इतना ही आज हम लोग मैं रहने देता हूँ। फिर चीज़ों को हम लोग कल यहाँ से आगे कंटिन्यू देखेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग यहाँ से आगे चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।